जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप। उपस्थित हूं एनवायरनमेंट सीरीज की एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, ये वीडियो एनवायरनमेंट सीरीज की 15वीं वीडियो होने जा रही है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज का कॉन्सेप्ट और समझने का प्रयास करेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण की टर्म्स होते हैं, शब्दावलियां होती हैं जलवायु परिवर्तन के संबंध में, उनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और हाँ, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों को समझना प्रेफर करते हैं या फिर डिफेंस से रिलेटेड न्यूज देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डिफेंस और आईआर से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आपको उस तरह के आपके टेस्ट के वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर थोड़ा सा हम विस्तार पूर्वक बात कर लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। दोस्तों, पर्यावरण की एक महत्वपूर्ण समस्या के रूप में पिछले कुछ सालों से जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर काफी ज्यादा चर्चाएं होती रहती हैं और इसे लेकर के बहुत सारी नीतियां भी हमें सुनने में और देखने में मिलती हैं। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन सरकारों के लिए एक हॉट टॉपिक है पर्यावरण को लेकर के। इसलिए जो एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड महत्वपूर्ण टर्म्स और जलवायु परिवर्तन की कुछ अवधारणाएं पूछी जाती हैं। इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए जलवायु परिवर्तन को हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज का अर्थ होता है धरती की जलवायु में लंबे समय तक धीरे धीरे होने वाला बदलाव। ठीक है, आई थिंक आप जलवायु परिवर्तन को समझ पाए होंगे। थोड़ा सा अभी रुकते हैं और पेन पेपर आप साइड में रखिए और समझिए कि जलवायु परिवर्तन है क्या। ऐसे किस्से कहानियों में थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, जलवायु किसी स्थान के, जलवायु की हम बात कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, जलवायु। ठीक है, जलवायु जो है दोस्तों किसी स्थान के लंबे समय की मौसमी घटनाओं का औसत होता है। पृथ्वी की जलवायु आप जानते हैं स्थैतिक नहीं है, बदलता रहता है। मौसम तथा जलवायु में प्राकृतिक कारणों से स्थानीय, प्रादेशिक एवं वैश्विक स्तर पर परिवर्तन होता रहता है। औद्योगिक क्रांति के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विकास के कारण मानव द्वारा वायुमंडलीय प्रक्रमों में तीव्र गति से परिवर्तन होने लगा है, क्योंकि दोस्तों मनुष्य अब वायुमंडलीय संघटकों की मौलिक संरचना में परिवर्तन तथा परिमार्जन करने में समर्थ हो गया है। जैसे हम एक अवधारणा समझते हैं कि जिसमें हम बात करते हैं कि पहले मानव पर्यावरण पर डिपेंड था, उसके बाद उसने पर्यावरण को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और अब वो इतनी सामर्थ्य रखता है कि पर्यावरण को बदल भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखते हैं। दोस्तों, ये जो परिवर्तन और परिमार्जन करने में जो मानव सशक्त हुआ, समर्थ हुआ, इसका असर मानव के स्वयं का अस्तित्व भी खतरे में पड़ता जा रहा है और इसका असर समुदाय, वनस्पति और जंतुओं पर पड़ने लगा है। आज जिस जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है दोस्तों, उसका अर्थ 100 साल पहले मानव गतिविधियों द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन से होता है। तो आप ये समझिए कि जलवायु परिवर्तन एक लॉन्ग टर्म मौसम में हुए बदलाव की वजह से घटित होता है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का भौगोलिक अभिप्राय मौसमी प्रतिरूप में लंबे समय तक के परिवर्तन से लगाया जाता है। जलवायु परिवर्तन तापमान, वर्षा, हिम और पवन प्रतिरूप में आए एक बड़े बदलाव से सामान्यतः इसका अर्थ समझा जाता है और इसे इस आधारों पर मेजर किया जाता है, जो कई वर्षों में होता है। आप सब जानते हैं कि कोई एक दिन की घटना नहीं है। ठीक है, मौसम और जलवायु में यही अंतर होता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, तेल या प्राकृतिक गैस को बड़ी मात्रा में जलाए जाने, निर्वनीकरण जिससे वनों की कार्बन अवशोषण की क्षमता घटती है, इसमें संचित कार्बन वायुमंडल में निर्मुक्त होने लगता है। इन सभी कारणों से जो है जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम दोस्तों कारण को आगे समझने का प्रयास करें तो हम इन कारणों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव जनित कारण, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल कॉजेस। ठीक है, नेचुरल कॉजेस में मैंने आपको बताया क्या क्या कारण होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है वायुमंडल में इसका जो स्तर है वो बढ़ जाता है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसों में कई गैसें आती हैं जिनकी हम आगे इसमें चर्चा करेंगे।
दोस्तों ये धरती की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जब वायुमंडल में बढ़ जाती हैं तो ये धरती की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती, जिससे तापमान क्या है, बढ़ जाता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग भी कह देते हैं, यानी कि वैश्विक तापन भी कह देते हैं। ये वर्ड आपने जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में जरूर सुना होगा। दोस्तों जलवायु परिवर्तन का प्रभाव काफी व्यापक होता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप समझिए कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो है पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। ग्लेशियर्स पिघलते हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है अचानक से, तूफान जैसी घटनाएं अधिक होने लगती है, फसलें प्रभावित होती है, यानी कि आपकी कृषि प्रभावित हो जाएगी और कई जीव जंतु भी संकट में आ जाते हैं, क्योंकि हम बड़ी मात्रा में निर्वनीकरण भी कर रहे हैं। जो अभी हमने समझाया कि वनों को जब हम काटते हैं, निर्वनीकरण करते हैं, तो वन दोस्तों बहुत बड़े कार्बन भंडार होते हैं जो अपनी जड़ों के अंदर कार्बन को संचित करके रखते हैं। जब इन वनों को काटते हैं हम, यानी कि पेड़ों को काटते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस वायुमंडल में क्या होती है, रिलीज हो जाती है, जो सीधे सीधे जिम्मेदार होती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस के अंदर कंसीडर की जाती है। कौन? कार्बन, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हालांकि आगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम ज्यादा बातचीत करने वाले हैं। अब आइए जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन दो मुख्य कारणों से प्रभावित होती है, जैसा कि अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि प्राकृतिक कारण और दूसरा होता है मानव जनित कारण, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक्स कॉजेस के कारण। ठीक है, तो प्राकृतिक कारणों में हम समझते हैं कि ज्वालामुखी उद्भेदन, सौर विकिरण में परिवर्तन, पृथ्वी की कक्षा की दशाएं और सौर कलंक चक्र, वायुमंडल में गैसीय संयोजन में परिवर्तन, ये सभी प्राकृतिक कारण हैं जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने वाले, जलवायु परिवर्तन से जो है जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले। अच्छा दोस्तों, ज्वालामुखी उद्भेदन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से जलवायु परिवर्तन कैसे होता है? तो आप सब जानते हैं कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो बहुत सारे धूल कण, ठीक है, निकलते हैं, जिससे सौर ऊर्जा की जो किरणें होती हैं वो विकिरित हो जाती हैं और जो क्षोभ मंडल के अंदर प्रकीर्णन, परावर्तन और अवशोषण द्वारा इन्हें क्षय किया जाता है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों धरातलीय सतह पर पहुंचने वाली जो सौर विकिरण है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा जो धरातलीय सतह पर पहुंचती है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ठंड का सामान्यतः जो है कि सामान्यतः जो जितनी गर्मी रिक्वायर्ड है, जितना तापमान रिक्वायर्ड है, उससे ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो सौर ज्वालामुखी विस्फोट के जो है इस तरह से जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करता है। और दोस्तों सौर विकिरण में परिवर्तन और पृथ्वी की कक्षाओं में परिवर्तन से क्या होता है? दोस्तों पृथ्वी के कक्षीय स्थिति में बदलाव या पृथ्वी के अक्षीय झुकाव आदि में परिवर्तन के कारण पृथ्वी को प्राप्त होने वाला सूर्यातप की मात्रा क्या होती है जानते हैं? वो भी घटती बढ़ती रहती है। इसलिए ये भी एक कारण है जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन, यानी कि आप जानते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम सौर ऊर्जा प्राप्त होती है और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे कि उत्पादन अच्छा हो पाता है। पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन निर्माण कर पाते हैं, जिससे कि इकोसिस्टम के अंदर एक हेल्दी माहौल क्रिएट होता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन आप ये समझिए, थोड़ा सा मैं और आपको समझा देता हूँ डिटेल में कि पृथ्वी की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, आप सब जानते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी का अंतर वर्ष भर क्या होगा, बदलता रहता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा में ये धीमा परिवर्तन आग्रमण कहलाता है। ठीक है, यह अग्रगमन जो है दोस्तों तापमान में वृद्धि करता है तथा कमी दोनों करता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब सौर कलंक एक कारण है, इसको भी देख लेते हैं। सौर कलंक जनरली क्या होता है, सूर्य पर काले धब्बे होते हैं, लेकिन इन धब्बों की संख्या बढ़ने लग जाती है जब, तो हम समझते हैं कि सौर कलंक की सक्रियता में वृद्धि हो गई है, जिससे सौर विकिरण की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इस कारण दोस्तों पृथ्वी की धरातलीय सतह
एवं उसके वायुमंडल का उष्मन होने लगता है, यानी कि धरातलीय सतह गर्म होने लगती है, जिससे वायुमंडल गर्म होने लगता है। इस प्रकार सौर कलन की जो संख्या है घटने से सौर विकिरण की मात्रा कम होती है, जिससे वायुमंडलीय तापमान में गिरावट भी देखने को मिलती है। तो आई होप आपको प्राकृतिक कारण जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करने वाले होते हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। वायुमंडलीय गैसीय संयोजन में परिवर्तन जो है दोस्तों, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और वायुमंडल के अंदर हम सब जानते हैं बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, तो उनके संयोजन में भी जो परिवर्तन होता है वो भी जलवायु परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कॉज बन जाता है। अब अगर मानव जनित कारणों की बात करें तो दोस्तों, संसाधनों का दुरुपयोग होता है, नगरीकरण और तीव्र औद्योगिकरण के कारण प्लास्टिक वगैरह बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। साथ ही खाद्य श्रृंखला में माइक्रो जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं वो एंटर कर जाता है और सालों साल खाद्य श्रृंखला को दूषित करता रहता है। अब दोस्तों, ईंधन का ह्रास, जो जीवाश्म ईंधनों का जो प्रयोग है वो भी बड़ी मात्रा में जो है कि जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, साथ ही दोस्तों आजकल भूमि उपयोग में भी परिवर्तन हो रहा है, ये भी जलवायु परिवर्तन को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, जैसे कि झूम कृषि वगैरह। ठीक है, झूम कृषि वगैरह जिसमें भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो जनजातियां हैं, खासकर मेघालय वाले रीजन में या पहाड़ी क्षेत्रों में जितनी भी जनजातियां वे निर्वनीकरण करती हैं बड़े पैमाने पर, क्योंकि कोई जंगल होता है तो उस जंगल को काटती हैं, उसके बाद वहां थोड़ी सी इनको प्लेन जगह मिलती है, वहां पर अपनी फसलें उगाते हैं, फिर से जो है उसके बाद फिर ये जगह जब उपजाऊ नहीं रह जाती तो फिर दूसरे जंगल को साफ करते हैं, यानी कि जंगल को ये काट पीट के जला देते हैं, साफ करते हैं, फिर वहां पर फसलें उगाते हैं। तो इससे एक तरह से निर्वनीकरण होता है। निर्वनीकरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों में संचित होती है वो वायुमंडल में रिलीज हो जाती है, जो कि वैश्विक तापन के लिए सीधे सीधे जिम्मेदार है। तो ये आप समझिएगा कि कई मतलब सारे कारण एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इसलिए जो है कि ईंधन का भूमि उपयोग में जो परिवर्तन है वो एक बड़ा कारण बनता है मानवीय गतिविधियों में, जो जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों, द मोस्ट फेवरेट ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ये जलवायु परिवर्तन को प्रमुख रूप से प्रभावित करने वाला एक मानव जनित कारण है, जिसकी हम चर्चा आगे डिटेल में करने वाले हैं। अब दोस्तों, इस जलवायु परिवर्तन के कारणों पर हमने बात की। अब ये समझिए कि जब जलवायु परिवर्तन होगा तो प्रभाव इसका क्या क्या पड़ेगा। ठीक है, तो प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रभाव को यहाँ पर थोड़ा सा दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो मानव पर प्रभाव पड़ेगा, दूसरा जो इकोसिस्टम है हमारा, जो पर्यावरण है, जो पारितंत्र है, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो मानव पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझते हैं। तो दोस्तों, मानव जनित कारकों में जो है जो मानव पर जो प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का, उसमें क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बहुत सारे नए नए रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे आपने अफ्रीका वाले रीजन में देखा होगा, खासकर जो 0 डिग्री के आसपास है, वहां पर कई बार आपको तरह तरह की इबोला वायरस और नई नई बीमारियां आपको जनरेट होती दिखती हैं। तो इसका बहुत बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन ही होता है। वहां के मानसून मौसम के पैटर्न में जो भयंकर बदलाव होता है, और वहां पे जो जलवायु गतिविधियां होती है वो नए रोगों को जनरेट करती हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा पर संकट आता है, जैसे कि कृषि हमारी प्रभावित हो रही है। ठीक है, क्योंकि सूखा पड़ रहा है और जिससे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है खेतों के लिए, तो हमारी खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ता है। जल संकट उत्पन्न हो रहा है। आप जानते हैं कि भारत के अंदर जो है कि जो ग्राउंड वाटर है, खासकर भूमिगत जल है, वो किस तरह से खत्म होता जा रहा है। अगर हमारे पास 12मासी नदियां यानी कि हिमालयी नदियां ना होती तो हम पानी की जो है शॉर्टेज वाले देश से बिलोंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो है कि थैंक गॉड कि हमारे पास हिमालय है। हिमालय वाले रीजन से सदावाहिनी नदियां हमारे पूरे भारत को जो है सिंचित करती रहती हैं, जिससे हमें जल संकट का सामना उतना नहीं करना पड़ता। हालांकि महाराष्ट्र के विदर्भ वाले रीजन में या भारत के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले रीजन में पानी की समस्या आपको देखने को मिलती है। इधर भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में आपको जो है पंजाब राजस्थान वाले हिस्से में पानी की समस्या देखने को मिलती है। हालांकि इंदिरा गांधी नहर के बन जाने से राजस्थान के अंदर काफी हद तक कृषि की जो गतिविधियां हैं वो होने लगी हैं। साथ ही भारत के अंदर नदी जोड़ो परियोजनाएं भी चल रही हैं, वो भी काफी हद तक जो है कि जल संकट को के निवारण में भूमिका
निभाती है। ठीक है, आवासीय विस्थापन हो रहा है मानव का आवास, कभी जल की जो है खोज में या कभी जो है खाद्य सुरक्षा के अभाव में मानव एक जगह से दूसरे जगह पलायन कर जाता है। ठीक है, आवासीय विस्थापन की स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही आर्थिक गतिविधियां जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित होती हैं जब जलवायु परिवर्तन चरम पर होता है। ठीक है, तो मानव पर प्रभाव आपने देखा, हालांकि आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं प्रभाव के बारे में, लेकिन आइए थोड़ा सा पारितंत्र को भी समझ लेते हैं। तो जैव विविधता में गिरावट आती है मुख्य रूप से प्राकृतिक आवासों के विनाश से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्राकृतिक आवासों का विनाश जब होगा यानी कि निर्वनीकरण होगा, वन जब कटेंगे तमाम कारणों से, तो जैव विविधता में भी गिरावट आती है। प्राकृतिक आवास जो जीव जंतुओं के, वन क्या होते हैं, वन प्राकृतिक आवास हैं जीव जंतुओं के। जब पेड़ कटेंगे, वन नहीं रह जाएंगे, तो प्राकृतिक आवास का विखंडन होगा, तो वहां की जो जैव विविधता है वो बुरे तरह से प्रभावित होगी। साथ ही जो समुद्र का वर्षावन कहे जाने वाले जो कोरल रीफ्स होते हैं, प्रवाल भित्तियां होती हैं, जिनमें तमाम समुद्री पारितंत्र डिपेंड करता है, जो समुद्री इकोसिस्टम को मेंटेन करती है, जिसमें तमाम मछलियां और भी तमाम जो जीव जंतु होते हैं समुद्री, वो वहां पर संरक्षण लेते हैं। तो आजकल कोरल ब्लीचिंग की घटना भी देखने को जो है मिलती है, जिससे कोरल रीफ का जो क्षय यानी कि प्रवाल भित्तियों का क्षय हो रहा है। साथ ही मौसमी चक्र में परिवर्तन हो रहा है। कई बार हम देखते हैं समय से पहले गर्मी आ जाती है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंड पड़ती है तो एकदम से ज्यादा पड़ती है, कभी कभी ठंड कम हो जाती है, बारिश होती है तो अचानक से कभी कभी आप गर्मियों में भी बारिश का जो है अनुभव करते हैं कि बहुत भयंकर मूसलाधार बारिश देखने को मिलती है हमें। ठीक है, अब दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं का को भी जो है कि बढ़ावा देता है जलवायु परिवर्तन, जिससे हमने जो है कि ये समझना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन को हम जितना कम प्रभाव करेंगे, मानवीय गतिविधियों से जितना कम हम जलवायु परिवर्तन को जो है प्रभावित करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। साथ ही जलीय पारितंत्र में असंतुलन की समस्या हो जाती है। कभी कभी हमें सुपोषण जैसी समस्या जो है जलवायु जो जल वाले पारितंत्र में देखने को मिलती है। सुपोषण से दोस्तों जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है, तो वहां के जो जीव जंतु मछलियां होती हैं वो कई बार जो है कि वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आपने अभी तक समझ लिया। आइए थोड़ा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में जो पर्यावरणीय प्रभाव है हमारा, उसमें क्या क्या है, तो उसके सब टॉपिक ये हैं कि दोस्तों ग्लेशियर और बर्फबारी में कमी आती है। जलवायु परिवर्तन का पर्यावरणीय प्रभाव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, हिमालयी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियों का प्रवाह प्रभावित हो रहा है और भविष्य में जल संकट उत्पन्न होने के आसन्न खतरे जो है महसूस हो रहे हैं। साथ ही समुद्र के स्तर में वृद्धि होने से बर्फ के पिघलने, तापीय विस्तार के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय द्वीपों का तटीय क्षेत्रों और द्वीपों को खतरा हो रहा है। जो हमें हमारी जो बैरियर रीफ, जो तटीय प्रवाल भित्तियां नहीं, तटीय जो द्वीप होते हैं उनकी जैव विविधता प्रभावित हो जाती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो जाती है, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवात, हीटवेव जैसी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है पर्यावरणीय प्रभाव के कारण जो जलवायु परिवर्तन का है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रभाव है दोस्तों जैव विविधता का असर। तो प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास से पलायन कर रही हैं, विलुप्त हो रही हैं। जैसे बंगाल टाइगर जो है, सुंदर वन डेल्टा का जो सुंदर वन वाला रीजन है, उसके क्षरण के कारण जो है बंगाल टाइगर भी खतरे में हो गया है। तो जलवायु परिवर्तन की पर्यावरणीय समस्याओं में इन सभी समस्याओं को आप शामिल करके कोई किसी एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में आपको टेस्ट वगैरह लिखना है तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए कृषि पर प्रभाव को समझते हैं। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव क्या होगा, तो फसल उत्पादन में गिरावट आएगी, साथ ही कीटों और रोगों का प्रसार होगा, खेती की लागत में वृद्धि हो जाएगी। इनको आप जो है एक एक करके समझ लीजिए कि फसल में गिरावट कैसे आएगी। तापमान में वृद्धि होगी, वर्षा के पैटर्न में बदलाव से गेहूं, चावल, गन्ना जैसी फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रभावित हो रही है। जो जलवायु परिवर्तन है उसकी जो है कि अभी करंट में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही कृषि क्षेत्र में, ठीक है, वो हम समझ रहे हैं। कीटों और रोगों का प्रसार कैसे होगा, तो गर्मी और नमी के बढ़ने से नए कीट और रोग फसलों की को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। खेती की लागत में वृद्धि, तो सिंचाई, कीटनाशक और उर्वरकों पर निर्भरता बढ़ने से लागत भी जो है कि दोस्तों बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों जलवायु परिवर्तन का जल स्रोतों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है,
इम्पैक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों नदियों में जल प्रवाह में बदलाव हो रहा है। हिमनदों की पिघलने से प्रारंभ में अधिक जल मिलेगा, लेकिन दीर्घ काल में हम जल स्रोत सूखने के कारण एक जल संकट की स्थिति में आ सकते हैं। साथ ही दोस्तों भूजल स्तर में गिरावट से क्या होगा, तो वर्षा में असमानता और अत्यधिक दोहन से, मैंने अभी ग्राउंड वाटर के बारे में बताया, ये ग्राउंड वाटर और ग्राउंड का वाटर लेवल बहुत लो होता चला जा रहा है। तो आई थिंक कृषि पर जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वो आप समझ गए होंगे। मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव समझिए तो हीट स्ट्रोक और हृदय रोग की समस्या बढ़ जाती है, यानी कि तापमान अधिक बढ़ रहा है। जल जनित और मच्छर जनित बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंशन है, दिख रहा है। साथ ही दोस्तों जलवायु परिवर्तन के आप समझिए कि आर्थिक और सामाजिक प्रभाव भी होते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव कैसे, तो आर्थिक क्षति होगी, प्राकृतिक आपदाओं से अधोसंरचना नष्ट हो जाएगी, यानी कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नष्ट होगी, जिससे विकास पर प्रभाव पड़ेगा। पर्यटन और मछली पालन जैसे व्यवसायों पर असर हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है, ठीक है। और दोस्तों प्रवासन जो माइग्रेशन है वो किस तरह से प्रभावित कर रहा है। जलवायु परिवर्तन जो है दोस्तों शरणार्थियों की संख्या जो है बढ़ा रहा है, जिससे सामाजिक असंतुलन और संघर्ष की स्थिति को जन्म दे सकता है। और आने वाले वर्ष में आप जानते हैं कि 2 वर्ल्ड वार हो चुका है। एक हम 1914 से 18 तक देख चुके हैं, दूसरा 1939 से 45 तक, और अब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो संसाधनों को लेकर होगा, जैसे कि जल संसाधन उसमें मुख्य होंगे, जल संसाधन को लेकर के युद्ध देखा जाएगा। दोस्तों भारत के विशेष संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को थोड़ा आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मैप के अंदर ये आपके भारत का 3D मैप है। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ये आपका हिमालयी क्षेत्र है, जो कि यहाँ से हिमालयी नदियां 12मासी नदियों के रूप में जो है सिंधु नदी तंत्र, यहाँ से गंगा नदी तंत्र आपको निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है, गंगा नदी तंत्र, यहाँ से आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र निकलते हुए दिखेगा, और इनकी बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियां होती हैं, जिन पर हमारी आपकी निर्भरता होती है, ठीक है। और अभी दोस्तों सिंधु जल समझौता हाल ही में भारत ने रद्द किया है पाकिस्तान से, टेंशन की वजह से। तो आप समझिए कि भारत पाकिस्तान को जल संकट में जो है डाल देगा सिंधु जल समझौते से, ये चीज समझिएगा, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां ग्लेशियरों पर निर्भर हैं, इनके जलस्तर पर क्या है, जलवायु परिवर्तन से असर हो रहा है। ये वाला सिंधु नदी तंत्र है, आप सब जानते हैं, ठीक है। ये वाला ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, और ये वाला जो है दोस्तों गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। ये आप ध्यान में यहाँ पर रख सकते हैं। और तटीय राज्य जैसे बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और केरल समुद्र स्तर में वृद्धि से प्रभावित हो रहे हैं। तटीय राज्य में आप सब जानते हैं तटीय राज्य कौन से हैं हमारे, तो यहाँ पर हमें जो है कि इस मैप के अंदर जो हमने बनाया था उसको इरेज करते हैं और तटीय राज्यों को थोड़ा सा समझते हैं। तटीय राज्य हमारे कौन से हैं, ये आप जो है समुद्र देख रहे हैं, अरब सागर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, अरब सागर, ठीक है। ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है, हिंद महासागर। और ये आपकी है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब इन सभी जल क्षेत्रों से जो रिलेटेड हमारे प्रदेश होंगे वो तटीय राज्य कहलाएंगे। आप यहाँ से, ये गुजरात है, ठीक है, गुजरात, गुजरात के तट से जब प्रारंभ करेंगे तो यहाँ आप नीचे केरल और कन्याकुमारी तमिलनाडु आएंगे, उसके बाद ये आप तमिलनाडु से सीधे आंध्र प्रदेश होते हुए उड़ीसा, फिर आप पश्चिम बंगाल तक यहाँ तक जाते हैं। ये पूरा भारत का तट है, ठीक है, जो कि तकरीबन 7500 किलोमीटर का है, ठीक है, ये अनुमानता है। हालांकि नए मेजर के हिसाब से भारत का कोस्टल रीजन समथिंग 11,000 किलोमीटर हो गया है, ठीक है। तो ये तटवर्ती क्षेत्रों में आपको समुद्र जलस्तर में जब वृद्धि होगी तो यहाँ पर यहाँ की जनसंख्या और यहाँ के जैव विविधता पर नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। साथ ही हिमालयी क्षेत्र में भूस्खलन और हिमस्खलन से
जो है कि जनजीवन को हानि होगी। ये हिमालय वाला रीजन है, ठीक है। हिमालय वाले रीजन में बड़े बड़े पहाड़ जो है टूट करके कई बार आपको रोड पर दिखते हैं, तो वो हिमस्खलन भूस्खलन के कारण होता है। और हिमस्खलन क्या होता है कि हिम की बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, बर्फ होते हैं, जिसमें बहुत सारा पानी भरा होता है, ठोस के रूप में अवेलेबल होते हैं। जैसे ही वो बर्फ वो चट्टान टूटती है तो अपार जलराशि इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। साथ ही उत्तर भारत में दोस्तों ताप, हीट वेव्स और दक्षिण भारत में जल संकट की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये आपका दक्षिण वाला रीजन है जिसमें जल संकट जो है देखने को मिलता है, ठीक है, जल संकट। और इस वाले रीजन में पूरे गंगा और गंगा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र वाले तक मैदानी भागों में हीट वेव, जिसे हम उत्तर भारत में लू कहते हैं, वो गर्मियों के समय में देखने को मिलती है। और जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये लू और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस वजह से दोस्तों इस लू के कारण जो है हर साल हजारों लोग काल के गाल में समा जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको भारत के विशेष संदर्भ में जलवायु परिवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा। क्षेत्रवार स्थिति भी मैंने आपको यहाँ पर मैप के थ्रू दिखाने का प्रयास किया। अब आइए दोस्तों जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण टर्म वैश्विक तापन, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? तो ग्लोबल वार्मिंग आइए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर आपको दिख रही है, तो आइए वैश्विक तापन थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। और ये चित्र आप लोग जरूर देखते रहा करिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि इस कंटेंट का क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वैश्विक तापन क्या है इसको समझते हैं। तो वैश्विक तापन दोस्तों पृथ्वी के औसत तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि को कहा जाता है, जो मुख्यतः किससे रिलेटेड होता है? मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। जैसे जीवाश्म ईंधनों का हम जब दहन करते हैं, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि के कारण ये सब चीजें होता है। तो वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से किन गतिविधियों के कारण बढ़ती है? मानवीय गतिविधियों के कारण, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ये गैसें पृथ्वी की सतह से निकलने वाली ऊष्मा को रोक देती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। इससे जलवायु परिवर्तन, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, जो पहले हमने ग्लोबल वार्मिंग को समझते हुए थोड़ा सा बात की थी, समुद्र स्तर में वृद्धि, चरम मौसम की घटनाएं जैसे कि बाढ़, सूखा, हीटवेव की स्थितियां देखने को मिलती हैं। साथ ही जैव विविधता में मुख्य रूप से गिरावट जैसी समस्याएं यहाँ पर वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उत्पन्न हो जाती है। वनस्पति और जीव जंतु के प्राकृतिक आवास इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। वैश्विक तापन से निपटने के लिए दोस्तों अक्षय ऊर्जा का उपयोग करें, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, जिससे प्रदूषण न हो, वो वाली एनर्जी। जैसे आजकल हम ई व्हीकल्स पर ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल पर, ठीक है। वनों का संरक्षण कीजिए, जिससे कि कार्बन जो है, तो वनों की जड़ों में, पौधों की जड़ों में जो कार्बन है वो संचित ही रहे। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा कीजिए, एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के काम कीजिए, जैसे हम अब एलईडी बल्ब का यूज करते हैं। अंतरराष्ट्रीय समझौते, जिसमें मुख्य रूप से 2015 में हुआ पेरिस जल समझौता महत्वपूर्ण है। यह एक वैश्विक चुनौती है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग, जिससे मिलकर निपटना होगा, ठीक है। ये पूरी मानवता के लिए जो है एक बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ये कंटेंट तकरीबन आपको 200 से 300 शब्दों में अवेलेबल है। 200 से 300 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप बड़े आराम से किसी एग्जाम के अंदर इतना भी कंटेंट लिखकर चले आएंगे वैश्विक तापन से रिलेटेड, तो आपको बड़े आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ग्रीन हाउस गैसों। अभी हमने बहुत सारी बातें ग्रीन हाउस गैसों को लेकर के की, तो जब ग्रीन हाउस गैसों को लेकर के बातें चल रही हैं तो समझते हैं थोड़ा सा ग्रीन हाउस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें अभी हम नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ हम ग्रीन हाउस का मतलब समझेंगे, ठीक है। आखिर ग्रीन हाउस यानी कि हरित गृह इसे कहते हैं, ये होता क्या है दोस्तों? इस चित्र को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए और अब कंटेंट से शुरू करते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है? ये दोस्तों एक पारदर्शी ढांचा होता है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट है,
यहाँ से अंदर दिख रहा है, जिसे मुख्यतः कांच या प्लास्टिक से बनाया जाता है। इसका उपयोग पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए ग्रीन हाउस का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरणीय दृष्टि से ग्रीन हाउस का सिद्धांत ग्रीन हाउस प्रभाव पर आधारित है, जिसे हम आगे देखेंगे, जिसमें सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश तो करती हैं, लेकिन अंदर से परावर्तित गर्मी बाहर नहीं जा पाती, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो होता है दोस्तों, ये वाले पार्ट को आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। ये एक ग्रीन हाउस है, जहां पर पेड़ पौधे अंदर लगे हुए हैं। पेड़ पौधे क्यों लगे हुए हैं? पेड़ पौधे यहाँ पर ये पेड़ पौधे उगाने के लिए कृत्रिम एनवायरनमेंट यहाँ पर दिया गया है, ग्रीन हाउस के माध्यम से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसमें जो आपने जितनी गर्मी डाली, ठीक है, वो यहाँ इसी के अंदर स्टोर रहेगी। पौधों को जितनी गर्मी की आवश्यकता पड़ेगी उतनी ही यहाँ पर मेंटेन रहेगी, और उस गर्मी को जो है निकालना चाहेंगे तो वो गर्मी यहाँ पर निकलेगी नहीं। तो ये है ग्रीन हाउस। इसी तरह से हमारी पृथ्वी को भी ग्रीन हाउस समझिए, और ये जो व्हाइट वाला आवरण आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट, इसको आप वायुमंडल समझिए। तब बात आपको आगे जब मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगी। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों का एक एनुअल एमिशन सेक्टर वाइज दिया गया है, वो आप देख के चलिए, जो कि आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ पहले ग्रीन हाउस पर आप फोकस कीजिए। ठीक है, ये जो ग्रीन हाउसेस होते हैं दोस्तों, इनका प्रयोग उन क्षेत्रों में होता है जहां बाहरी मौसम पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसलिए इन ग्रीन हाउसेस के अंदर हम जो है कृत्रिम मौसम को क्रिएट करके यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। यह तकनीक दोस्तों नियंत्रित वातावरण, जिसमें तापमान, आर्द्रता और प्रकाश, हम इसके अंदर ही ये तीनों चीजें कंट्रोल करते हैं, जिससे खेती संभव हो पाती है, जिससे साल भर फसलें उगाई जा सकती हैं। तो ये क्या हुआ? ग्रीन हाउस हो गया। इससे ग्रीन हाउस समझिए। ठीक है, और ये दोस्तों आप ऊपर वाली लेयर को वायुमंडल समझिए, अंदर हमारी पृथ्वी के अंदर ये जो है कि हीट आई, और हीट अब यहां से बाहर नहीं जा पाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्रीन हाउस इफेक्ट समझो, तब बात अच्छे से समझ में आएगी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसको समझ लो। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी जो है एक हरित गृह की भांति कार्य करती है। ठीक है, ग्रीन हाउस की भांति कार्य करती है। पृथ्वी की हरित गृह गैसें होती हैं, ठीक है, जो पृथ्वी के निचले वायुमंडल में पाई जाती हैं। पृथ्वी को एक कंबल की भांति ये लपेटे रहती है, एवं हरित गृह के शीशे की तरह ये काम करती हैं, अर्थात वह सूर्य के विकिरण से आने वाली लघु तरंग दैर्ध्य को आने तो देती हैं, लेकिन ये पृथ्वी से लौटती तरंग दैर्ध्य को, यानी कि जो पार्थिव विकिरण इंफ्रारेड्स होते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि ग्रीन हाउस जो मैंने अभी कृत्रिम ग्रीन हाउस दिखाया, उसी के अंदर जो है रह जाती हैं। यहाँ पर कृत्रिम ग्रीन हाउस जो आप देख पा रहे हैं, गैसेस इसी के अंदर रह जाती हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ पाए होंगे मुझे लगता है। ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव आप समझिए। ठीक है, कि किस तरह से पृथ्वी ग्रीन हाउस प्रभाव से जो है प्रभावित होती है। दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा इस वाले जो है कि चित्र को ध्यान से देखिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इस चित्र के अंदर ही दिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, सन है, ये सन रेजेस पृथ्वी पर जा रही है। ठीक है, जा रही है। मोस्ट रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म इट। सूर्य के जो किरणें जा रही हैं वो ज्यादातर इस जो वायुमंडल है उसके द्वारा ऑब्जर्व कर ली जाती हैं, और इसे क्या करती हैं, गर्म करती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर, और जो सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाती हैं उसी को हम ज्योग्राफी के अंदर एक प्रक्रिया कहते हैं, एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो। ठीक है,
Some of the infrared radiation passes through atmosphere, some is absorbed and emitted in all direction by the greenhouse gas molecules. The effect of is to warm the earth surface and lower atmosphere. ठीक है, पृथ्वी के निचले वायुमंडल को और सरफेस को, जो भूपर्पटी है, उसको ये गर्म करने का कार्य करती है। ये ग्रीन हाउस कब जो है ये प्रक्रिया होती है? वैसे तो साधारणतः जो है सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश देता ही है, तो आप समझेंगे कि सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश देता है तो इसमें खराब बात क्या है? लेकिन खराब बात तब होती है जब हमारे द्वारा उत्पन्न की गई गैसेस, ठीक है, इस वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती और जो रेडिएशंस सूर्य से आ रहे हैं उसके अलावा और भी गर्मी हम बना रहे हैं, जिससे हमारे धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और तमाम जो है इस तापमान के बढ़ने के कारण तमाम जलवायु परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो अब चित्र के को आप समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा ग्रीन हाउस की प्रभाव की प्रक्रिया समझिए। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह के तापमान को जीवन के लिए उपयुक्त बनाए रखती है। सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट और दृश्य प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। पृथ्वी इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा अवशोषित करती है, यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ पढ़ के समझाने का प्रयास किया था, और बाकी इंफ्रारेड विकिरण के रूप में अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं, जो एल्बिडो वाली बात मैंने बताई। दोस्तों, कुछ गैसेस होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इस विकिरण को गैसें क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं और पुनः उन्हें पृथ्वी की ओर विकिरित करती हैं। इससे पृथ्वी की सतह, निचले वायुमंडल का तापमान दोनों गर्म हो जाता है। जो बात जो है दोस्तों मैंने यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव तब उत्पन्न होता है गैसेस के कारण जो हीट है वो ऑब्जर्व होती है, ठीक है, और धरती के वायुमंडल और सरफेस का जो तापमान है वो गर्म हो जाता है। आई थिंक ग्रीन हाउस इफेक्ट को आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर एक चित्र और दिया गया है जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट थोड़ा और अच्छे से आप समझेंगे। फिर वही प्रक्रिया, सन है, सन से रेजेस आ रही हैं, ठीक है, आ रही हैं, कुछ ऊपरी वायुमंडल से ही लौट जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जो है नीचे आकर के, अर्थ पे आकर के तब वापस जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सनलाइट एब्जॉर्ब एट सरफेस, सरफेस पर जो है सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है। सनलाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है सरफेस के द्वारा, जो सीधा जो है वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों क्या हो रहा है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, ब्लू वाला समझिएगा, ये चीज थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझेंगे समझ में आएगा। ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये वाला, ये एटमॉस्फेयर है हमारा, ठीक है, क्या है? एटमॉस्फेयर है, यानी कि हमारा जो वायु मंडल है वो यही है, ठीक है। वायुमंडल से क्या हो रहा है कि जो है वायुमंडल ही हीट हो रहा है, और क्या कारण है? तो ह्यूमन एक्टिविटीज रिलीज्ड ग्रीन हाउस गैसेस, जिसे हम GHGs कहते हैं, दैट इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन को बढ़ा रहा है। कौन कौन सी गतिविधियां? यहाँ पर पशुओं से आपको मीथेन गैस उत्सर्जित होती दिख रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होती हुई दिख रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गतिविधि तमाम मानवीय गतिविधियों के कारण उत्सर्जित होती है। साथ ही फ्लोरिनेटेड गैसेस भी जो है जैसे CFC वगैरह जनरेट होकर के इस पूरे अर्थ के तापमान को बढ़ा रही हैं। दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ग्रीन हाउस दिखाया जिसके अंदर खेती वगैरह करने के लिए तापमान, आर्द्रता वगैरह नियंत्रित करके रखा जाता है, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझाने का प्रयास किया, और आई होप इस चित्र के माध्यम से आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को पूरी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ इस चित्र में भी आप देख पा रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्ड द हीट फ्रॉम द सन, ठीक है। आइए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के बाद जो मुख्य है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो बढ़ा रही है
जो ये दोस्तों ये आपकी ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली ये जो गैसेज हैं, जिनमें मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फ्लोरिनेटेड गैसें हैं, वो कौन-कौन सी गैसें हैं और कहाँ-कहाँ से उत्पन्न होती हैं, उनको आइए थोड़ा-सा समझते हुए आगे बढ़ चलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी तरह से समझा दिया। अब आप बड़े आराम से वीडियोस को देखिए, बार-बार देखिए, तब हो सकता है ग्रीन हाउस इफेक्ट आपके समझ में आ जाए। ठीक है? अब दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस भी थोड़ा सा देख लीजिए, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं, ठीक है, जो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी हैं, उनको देखिए। तो सबसे प्रमुख गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 से केमिस्ट्री में प्रदर्शित करते हैं। ये निकलती कहां से है? तो दोस्तों जीवाश्म ईंधन के दहन से, वनों की कटाई से, सीमेंट निर्माण उद्योग से ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड जो मुख्य है वो निकलती है। इसका प्रभाव क्या होता है? तो प्रभाव इसका दोस्तों ये है कि दीर्घकालिक होती है, वायुमंडल में दीर्घकाल तक रहती है, सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। वैश्विक ताप वृद्धि का एक मुख्य कारण है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है कौन सी गैस दोस्तों? तो ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ गैसेस के नाम, यहाँ स्रोत, यहाँ पर उनके प्रभावों का विश्लेषण एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ चलते हैं। मीथेन देखिए, मीथेन दोस्तों मवेशियों के जुगाली करने से, चावल की खेती से, लैंडफिल से, प्राकृतिक गैस से रिसाव होता है। ठीक है, मीथेन का CO2 से 20 से 30 गुना प्रभावी होती है और अल्पकालिक परंतु तीव्र असर करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम समय तक जो वायुमंडल में रहती है, लेकिन प्रभावशाली जो है अधिक होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है दोस्तों, N2O जिसको कहते हैं, ये उर्वरक, कृषि भूमि, जैविक अपशिष्ट और जीवाश्म ईंधन से निकलती है। CO2 से 298 गुना प्रभावी होती है, ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाती है नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC, ये क्या होता है? आपके घर में रखे हुए फ्रिज से, एयर कंडीशन से, जो आपकी AC है, साथ ही एरोसोल से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है निःसृत होती है। ये दोस्तों औद्योगिक गैस हजारों गुना प्रभावी होती है और ओजोन पर असर जो है इसका नहीं होता हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, परफ्लोरोकार्बन ये क्या है? तो दोस्तों एल्युमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से ये निकलती है और ये अत्यधिक दीर्घकालिक है और उच्च ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। साथ ही सल्फर हेक्साक्लोराइड की बात करें, जिसे हम SF6 कहते हैं, ये इलेक्ट्रिकल उपकरणों से और सेमीकंडक्टर से निकलती है। ये सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस में कंसीडर की जाती है सल्फर हेक्साक्लोराइड। और दोस्तों सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हम क्लोराइड कह रहे हैं इसको, सॉरी फ्लोराइड। ठीक है, ये CO2 से 23,500 गुना प्रभावी होती है ग्रीन हाउस गैसों में। ठीक है, अब दोस्तों जलवाष्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाटर वेपर, ये प्राकृतिक वाष्पन से जो है इसका स्रोत है, यानी कि ये निकलती है प्राकृतिक वाष्पन से, जो कि प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। ताप वृद्धि के साथ साथ इनकी मात्रा भी जो है वो बढ़ाती है। तो आई होप इन ग्रीन हाउस गैसेस को आप लोग विशेष तौर पर याद रखेंगे, आपके लिए बहुत अधिक जो है ये इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ये सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पेराफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और जलवाष्प H2O, ये मुख्य रूप से याद रखना है। वैसे तो ग्रीन हाउस गैसेस में कुछ और कंसीडर की जाती है, लेकिन ये मुख्य है, इसलिए इन्हीं को मैंने यहाँ पर डिस्कशन में शामिल किया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पाई चार्ट्स के माध्यम से आंकड़े डिस्कस करेंगे, जो कि एनुअल ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन बाय सेक्टर, यानी कि कौन सा क्षेत्रक ग्रीन हाउस गैस को कितना उत्पादित करता है। तो सबसे अधिक यहाँ पर कौन से सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस निकल रही है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो है निकल रही है आपकी सेक्टर है पावर स्टेशन से, विद्युत गृह जो होते हैं, वहां से सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का जनरेशन होता है। उसके बाद दोस्तों आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, 16% यहां से निकलती है, पावर स्टेशन से 21%। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से 14%, एग्रीकल्चर बायो प्रोडक्ट से 12.5%, फॉसिल फ्यूल और प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से ये 11%,
और दोस्तों 10% रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल एंड अदर सोर्सेस से ग्रीन हाउस गैस निकलती है और 10% गैस ही लैंड यूजेस एंड बायोमास बर्निंग से भी जनरेट होती है और 3.4% यानी कि सबसे कम वेस्ट डिस्पोजल एंड ट्रीटमेंट से जो है ग्रीन हाउस गैसों में जो है गैसें में ये सेक्टर योगदान करता है। और ये दोस्तों बहुत ऑथेंटिक सोर्स है, विकिपीडिया से प्रोवाइडेड है। आप इसको किसी भी एग्जाम के अंदर जरूर कंसीडर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक डाटा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और दोस्तों जो हमने ग्रीन हाउस गैसेस देखी उनमें सबसे अधिक कौन सी जो है गैस निकलती है, तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो 65% फॉसिल फ्यूल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 11% फॉरेस्ट्री और अदर लैंड यूजेस से भी निकलती है। तो आप 65% ये और 11% ये जोड़ दीजिए, आपको समझ में आएगा कि 60% से अबव कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए उत्तरदायी है। 16% उत्तरदायी है मीथेन, 6% नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य जो फ्लोरिनेटेड गैसें हैं वो 2% जिम्मेदार हैं ग्रीन हाउस यानी कि वैश्विक तापमान। अब दोस्तों मुख्य रूप से हम CO2 जो हमारा ग्रीन हाउस गैसों में जो प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, वो उसके प्रोड्यूसर्स नेशन जो है पूरे वर्ल्ड में ये एग्जाम में पूछे गए हैं। PCS एग्जाम का तो मस्ट है और कथन के अंदर यूपीएससी के एग्जाम में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कार्बन उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान किस देश का है, तो ध्यान में रखिएगा इस समय जो हमारा चीन है, चीन अपनी औद्योगिक गतिविधियों के कारण सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन में योगदान देता है, तो 34%, ये ध्यान में रखिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इंडस्ट्रियल गतिविधियों में यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि 12% योगदान करता है कार्बन उत्सर्जन में। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है इंडिया जो कि 7.6% का कार्बन उत्सर्जन में योगदान करता है। उसके बाद 27 से 28 देश आते हैं EU के, ठीक है, यूरोपियन यूनियन के, जो कुल मिलाकर 6.4% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। 5% कार्बन उत्सर्जन करता है 5.3% कौन, रशिया, और 2.4% जापान कार्बन उत्सर्जन करता है और बाकी के 32.3% कार्बन डाइऑक्साइड अदर कंट्रीज जो दुनिया में है वो जो है निकालती है। ये ध्यान रखिए। तकरीबन दोस्तों 68% कार्बन डाइऑक्साइड अकेले निकालने के लिए ये मुख्य रूप से चाइना, यूएसए, इंडिया, EU की कंट्रीज और रशिया जिम्मेदार है। ठीक है। जापान तो बहुत कम कार्बन उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। साथ ही ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में आपको कंट्रीज याद रखना चाहिए। ये डाटा भले 2020 का है लेकिन मैंने देखा लेटेस्ट में भी यही रिपोर्ट है। ठीक है, अभी भी यही वस्तुस्थिति बनी हुई है। तो आप ध्यान में रखेंगे सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर इंडिया, तीसरे नंबर पर भारत आता है। ये ध्यान रखना है, भारत तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस के भी उत्सर्जन में और कार्बन उत्सर्जन में भी भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, उसके बाद EU, फिर रशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, जापान, ईरान, कनाडा एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फिर बाकी दुनिया प्रोवाइड जो है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए इतनी जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये आंकड़े आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही विश्वसनीय सोर्सेस से जुटाए गए ये आंकड़े हैं। ठीक है, अब थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड की जो उत्सर्जन क्षमता है पर पर्सन वो देखिए, पर पर्सन कार्बन उत्सर्जन अधिक कौन कर रहा है, तो पर पर्सन सऊदी अरबिया सबसे अधिक उत्सर्जन कर रहा है। जनसंख्या कम है, उस हिसाब से एवरेज निकालने पे सबसे अधिक जो है पर पर्सन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सऊदी अरबिया में सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर आता है यूएसए, फिर आता है कनाडा एंड देन रशिया एंड देन कोरिया एज वेल एज ईरान, फिर चाइना। ठीक है, आबादी के लिहाज से आप जो है इस एवरेज निकालेंगे तो इसका ज्यादा होगा। फिर जापान, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, टर्की, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील और उसके बाद इंडिया, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर एवरेज निकालेंगे तो ये आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा पर पर्सन
कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में सऊदी टॉप पर है, ठीक है, सऊदी अरबिया टॉप पर है, सेकंड यूएसए, फिर कनाडा, फिर रशिया, साउथ कोरिया, फिर ईरान। ये 5 कंट्रीज, ये टॉप 5 है, टॉप 5 ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हमने समझ लिया, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव जाने क्या होते हैं। तो इनके प्रभावों में दोस्तों मुख्य रूप से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना होगा, इनके कारण समुद्री जलस्तर का भी बढ़ना होगा। मौसमी चक्र में अस्थिरता आएगी, जैसे सूखा, बाढ़, तूफान की स्थिति में बारंबारता देखने को मिलेगी। जैव विविधता के लिए खतरा है, खाद्य सुरक्षा में कमी आएगी ग्लोबल वार्मिंग से, ठीक है। और यही जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जलवायु परिवर्तन को बढ़ाने के लिए मुख्य कारक है। ग्रीन हाउस गैसेस जो है कि वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है, वैश्विक तापमान जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक। अब ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने की भी तो कुछ बातचीत होनी चाहिए। तो इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक तो पहला उपाय है, आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पर रिलाय करिए, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिनमें कार्बन उत्सर्जन न के बराबर होता है, ग्रीन हाउस गैसेस न के बराबर होती है, उनका यूज कीजिए। एंड देन एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ आप ध्यान दीजिए। एंड आफ्टर दैट आप वनीकरण और पुनर्वनीकरण की जो कैंपा परियोजना है, ठीक है, कैंपा परियोजना उसको आगे बढ़ाइए, जिसके तहत क्या होता है कि जिन कंपनियों को जितना ग्रीन हाउस गैसेस या वन जितना उनकी वजह से करते हैं उसका भुगतान करते हैं, और उतने ही वन कहीं और जनरेट किए जाते हैं, इसे हम कैंपा कहते हैं। तो वनीकरण भी कीजिए, पुनर्वनीकरण भी कीजिए। फिर हरित प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग कीजिए, जैसे अपने वाहनों को फॉसिल फ्यूल पे न चला करके आप इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दीजिए, जो कि भारत के अंदर बहुत तेजी से दिया जा रहा है। एंड दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के उपायों में अंतरराष्ट्रीय समझौते महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का कोऑर्डिनेशन ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अंतरराष्ट्रीय समझौतों में जैसे हमारे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, पेरिस सम्मेलन हुआ है 2015 में, जिसे हम कॉप 21 जलवायु परिवर्तन का कॉप 21 के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉप 21, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के कुछ मेजर उपाय किए जा सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने के, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस आपने समझ लिया। अब आइए थोड़ा समझते हैं कुछ संस्थाओं के बारे में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए जिम्मेदार होती हैं। आगे हम राष्ट्रीय स्तर की भी संस्थाएं पढ़ेंगे, जैसे भारत के अंदर जो संस्थाएं जो है जलवायु परिवर्तन से के शमन के लिए यानी कि कंट्रोल के लिए जिम्मेदार हैं, उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले एक संस्था आती है आईपीसीसी, आपने इसके बारे में खूब सुना होगा। तो आईपीसीसी पर थोड़ा सा फटाफट से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर अंतः सरकारी पैनल। दोस्तों ये पैनल की स्थापना 1988 में होती है। इसकी स्थापना करने वाली संस्थाएं 2 संस्थाएं हैं, जिनमें मुख्य रूप से 2 हैं। पहली यूनेप और दूसरा है WMO। यूनेप को हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और दूसरी संस्था है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये 2 संस्थाएं WMO और यूएनईपी ने मिल करके आईपीसीसी की स्थापना 1998 में की। अब आईपीसीसी की स्थापना के जो उद्देश्य हैं उसको भी आप जो है कि समझते हुए चलेंगे, अच्छा होगा, इंपॉर्टेंट है। आईपीसीसी की स्थापना के पीछे का जो उद्देश्य है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आईपीसीसी दोस्तों जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभावों, जोखिमों और भविष्य की संभावनाओं पर वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करके नीति निर्माताओं को क्या करती है, उपलब्ध कराती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही आईपीसीसी का एक सचिवालय है, मौसम विज्ञान संगठन WMO, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। जहां पर WMO का सचिवालय है वहीं पर जो है आईपीसीसी का भी सचिवालय है। तो ध्यान में रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आईपीसीसी का सचिवालय है, ठीक है। सचिवालय का काम दोस्तों संगठनात्मक कार्यों को संभालना होता है, बैठकों का समन्वय करना होता है। जैसे इस तरह यहाँ पर देखने पे आपको समझ आ रहा है कि जो है जो समिट जो है आईपीसीसी की यहाँ पर होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये आईपीसीसी दोस्तों जलवायु परिवर्तन के संबंध में रिपोर्ट्स भी प्रकाशित करता है।
अच्छा, इसके सदस्य कितने हैं? तो लेटेस्ट 2025 मई के हिसाब से इसके कुल 195 देश दुनिया में आईपीसीसी के सदस्य हैं, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के 195 सदस्य हैं 2025 में। और ये दोस्तों वही लोग हैं जो डब्ल्यूएमओ और यूनेप के सदस्य हैं, ये ध्यान में रखिएगा। डब्ल्यूएमओ और यूनेप ने मिलकर के 1988 में आईपीसीसी नामक संगठन की स्थापना की। इसका उद्देश्य आप समझ चुके हैं। आईपीसीसी का सचिवालय फैक्ट है, याद रखिएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये रिपोर्ट्स प्रकाशित करता है, बैठकों का समन्वय करता है। टोटल दुनिया के 195 देश इसके सदस्य हैं और ये आंकड़ा मई 2025 का है। साथ ही दोस्तों डब्ल्यूएमओ और यूनेप के सदस्य जो हैं वो ही सदस्य जो है आईपीसीसी के जो है मेंबर कंट्रीज है। अब आईपीसीसी का जो काम है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा आईपीसीसी करती क्या है। तो आईपीसीसी का काम यहाँ पर देख लीजिए। तो आईपीसीसी वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करती है जो जलवायु परिवर्तन की वर्तमान स्थिति, भविष्य की आशंकाएं और उससे निपटने के उपायों पर आधारित होती है। तो ये वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित करती है। दोस्तों सारांश रिपोर्ट बनाकर उन्हें क्या करती हैं? पब्लिक करती हैं और नीति निर्माता जो होते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए, उनके लिए सरल भाषा में प्रस्तुत कर देती हैं इस रिपोर्ट। ठीक है। और दोस्तों आईपीसीसी नीतिगत सुझाव नहीं देता, ये ध्यान में रखना है। केवल वैज्ञानिक तथ्यों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है जिससे सरकारें क्या करती हैं? नीति बना जा सकती हैं। ये ध्यान रखना, नीतिगत सुझाव नहीं देता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। पूछ सकता है कहीं कथन में कि क्या आईपीसीसी नीतिगत सुझाव भी प्रोवाइड कराता है? तो क्या कहना है? नहीं, नीतिगत सुझाव आईपीसीसी नहीं प्रोवाइड कराता, सिर्फ वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर सरकारें नीतियां बना सकती हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से ये चीज यहाँ पर याद रखना है। दोस्तों आईपीसीसी समय समय पर असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित करती है, जैसा कि यहाँ पर वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदर्शित है। तो आईपीसीसी की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें अभी तक कुल 6 रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी हैं। असेसमेंट रिपोर्ट 1 से लेकर असेसमेंट रिपोर्ट 6 तक। उदाहरण के लिए असेसमेंट रिपोर्ट 5 जो है इनकी 2014 में लॉन्च की गई। ये रिपोर्ट पेरिस समझौते की नींव डालती है। और दोस्तों असिस्टेंट रिपोर्ट 6 आती है 2021 से 23 के बीच। और ये दोस्तों इसमें स्पष्ट कहा गया कि मानव जो गतिविधियां हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य कारक, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की मुख्य कारक हैं कौन? मानव गतिविधियां। और दोस्तों जो छठी रिपोर्ट है उसे इथियोपिया के आदिस अबाबा में जो है प्रकाशित किया गया था। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये आईपीसीसी का वर्क, ये आईपीसीसी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए लगातार जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब आईपीसीसी को समझने के बाद आइए थोड़ा सा और अवधारणाओं की तरफ चलते हैं। चाहता तो मैं कार्बन कैप्चर पहले ही पढ़ा देता, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने बताया, उसी समय समझा देता कार्बन कैप्चरिंग, लेकिन थोड़ा सा मामला बोरिंग हो जाता। मामले को बोरिंग न करने के लिए ही मैंने आपको पहले एक संस्था पढ़ा दिया जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है कि जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए जिम्मेदार होती है। उसके बाद अब आइए थोड़ा सा कुछ और चीजें हैं जैसे कार्बन कैप्चरिंग वगैरह। अब यहाँ पर हम फिर से अवधारणाओं की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आई होप आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स होगा अवधारणाओं को समझने के लिए। तो कार्बन कैप्चरिंग ये सब थोड़ा सा नए टर्म है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, तो इनको हम समझ लेते हैं। वहां पर हमने जब ग्रीन हाउस गैसेस पढ़ा तो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से सबसे अधिक उत्तरदायी गैस है ग्रीन हाउस गैसेस में वैश्विक तापन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिससे जलवायु परिवर्तन बढ़ता है। तो यहाँ पर कार्बन की बातें सबसे अधिक होंगी। तो उसी में एक टर्म आता है कार्बन कैप्चरिंग, कार्बन को कैप्चर करके रखना। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कार्बन कैप्चरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य होता है वायुमंडल में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना और उसे वातावरण में जाने से रोकना। और इसका उपयोग मुख्य रूप से बड़े औद्योगिक संयंत्रों जैसे थर्मल पावर प्लांट्स,
जो सीमेंट्स की होती है, स्टील इंडस्ट्रीज, उससे निकलने वाले कार्बन को रोकने के लिए किया जाता है। और इस गतिविधि के अंदर मुख्य रूप से क्या किया जाता है, तो 3 चीजें मुख्यतः की जाती है। कौन कौन सी चीजें? पहले उन्हें कैप्चर किया जाता है। फैक्ट्री या बिजली घर से निकलने वाली गैसों को आप अलग कर लीजिए, CO2, ठीक है। गैसों में से जो, वैसे तो फैक्ट्री से बहुत सारी गैसें निकलती हैं, लेकिन उनमें से भी CO2 को आप अलग कर लीजिए। उसके बाद दूसरा चरण होता है ट्रांसपोर्टेशन का। कैप्चर की गई CO2 को पाइपलाइन या टैंकरों के जरिए एक निश्चित स्थान तक आप पहुंचा दीजिए। अब ये दूसरा चरण संपन्न हो गया। तीसरा चरण होता है कार्बन स्टोरेज का। स्टोरेज, अब ट्रांसपोर्टेशन करके स्टोरेज गंतव्य तक पहुंच चुका है। अब ये अंतिम चरण होगा। इसमें CO2 को जमीन के नीचे भू स्तरों पर, जैसे खाली तेल और गैस के कुओं या सलाइन एक्वीफर्स में, नमक नमकीले पानी वाले चट्टानी क्षेत्रों में भी आप कार्बन कैप्चर करके रख सकते हैं। ये स्थायी रूप से संग्रहित जो है कर दिया जाता है। दैट्स ऑल, इतना ही था कार्बन कैप्चरिंग, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। वैसे कार्बन कैप्चरिंग के लिए ये वाला आप चित्र देखिए, आपको समझ में आएगा। पावर स्टेशन से CO2 हमने कैप्चर किया, पाइपलाइन के थ्रू कहीं पर लाए, और हमने डीप्लेस्ड ऑयल या गैस रिजर्वर में इसको जो है कार्बन को स्टोर करके रख दिया। और कोरल ब्लेड्स जो है उसमें भी हम पाइपलाइन के थ्रू कार्बन को कैप्चर करके रख सकते हैं। साथ ही समुद्र में भी हम जो है कार्बन को यहाँ संचित करके रख सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू। ये जो चित्र है उससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी ये समझने में कि कैसे कार्बन कैप्चर करके रखा जाता है, ठीक। 2 तरह के कार्बन सिंक होते हैं, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक में समुद्र में आप कार्बन संरक्षित करके रख दीजिए। वन क्षेत्रों में जो वनों की जो पेड़ों की जड़ें होती हैं उसमें कार्बन संरक्षित रहता है। मृदा, घास, जो भूमि होती है, मिट्टी, उसमें कार्बन कैप्चर्ड रहता है, कार्बन अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक सिंक हो जाते हैं। कृत्रिम सिंक की बात करेंगे तो हम विघटित जो तेल की खदानें होती हैं वहां पर कृत्रिम रूप से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कार्बन को कैप्चर करके यहाँ पर रखते हैं। यही है कार्बन कैप्चर की जो प्रक्रिया होती है। कार्बन जो है कैप्चरिंग इसी को कहा जाता है। कोई आपसे पूछे कार्बन कैप्चरिंग क्या है, फटाफट बता दीजिएगा कि जो बड़े-बड़े औद्योगिक संयंत्र हैं वहां से आप अन्य गैसों से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कीजिए, उनको तो वो कैप्चरिंग हो गई। फिर उनको ढो करके आप ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू स्टोरेज वाले स्थान पर ले जाइए, पाइपलाइन के थ्रू उन्हें जो है कार्बन को अंदर डीपेस्ट पार्ट में स्टोर करके रख दीजिए। दैट्स ऑल, यही है कार्बन कैप्चरिंग, ठीक है। अब दोस्तों कार्बन कैप्चरिंग आपने देखा, कार्बन के प्रकार देख लीजिए, कई प्रकार भी हैं कार्बन के। मुख्य रूप से कार्बन के जो है कि ग्रीन कार्बन हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर पहले, ठीक है। ग्रीन कार्बन दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 में से जो कार्बन निकलकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, ग्रीन कार्बन कहते हैं। वह कार्बन जो स्थलीय पारितंत्रों जैसे जंगलों, घास के मैदानों, कृषि भूमि में वनस्पतियों द्वारा अवशोषित और संग्रहित कर लिया जाए वो है ग्रीन कार्बन, ठीक है। समझ में आया, ग्रीन कार्बन आप समझ गए। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा CO2 को अवशोषित करके इसे क्या बायोमास में संग्रहित करते हैं। जो मैंने बताया कि जो निर्वनीकरण करने से कार्बन उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। अब आइए ब्राउन कार्बन को समझते हैं। ब्राउन कार्बन क्या है, ये एक प्रकार का हल्का अवशोषित कार्बनिक कण होता है, ब्राउन कार्बन, ठीक है। हल्का अवशोषित कण होता है जो बायोमास जलने से लकड़ियों और पत्तियों से उत्पन्न होता है। यह वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, जलवायु परिवर्तन में योगदान करेगा और ये काले कार्बन की तुलना में हल्का रंग लिए हुए होता है। और काला कार्बन दोस्तों जब बर्फ की चादरों पर जम जाए तो क्या होता है, हिम का पिघलन होता है जिससे समुद्र की जलस्तर में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक। और ब्लू कार्बन की बात करें तो दोस्तों ब्लू कार्बन वह कार्बन है
जो समुद्री और तटीय पारितंत्रों जैसे मैंग्रोव, समुद्री घास, नमभूमि और काई यानी एल्गी में संग्रहित होता है ब्लू कार्बन। ये पारितंत्र कार्बन को मिट्टी और तलछट में दीर्घकाल तक संग्रहित रखते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंग्रोव मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के जो पौधे होते हैं वो कार्बन को कैप्चर करके एक तरह से कार्बन सिंक का, नेचुरल सिंक का काम करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ग्रीन कार्बन, ब्राउन कार्बन और ब्लू कार्बन, ये अवधारणाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। अब आइए समझते हैं कार्बन क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन क्रेडिट, ठीक है। कार्बन क्रेडिट कई बार एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। दोस्तों कार्बन क्रेडिट को मैं समझाऊं उससे पहले मुझे थोड़ा सा पेपर पेन रख के ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों UNFCCC के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के तहत एनेक्स 1 कंट्रीज में शामिल जो विकसित औद्योगिक राष्ट्र हैं उनको हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 2012 तक कमी लाते हुए उसमें 1990 के लेवल से 5.2% कमी ले आना था। इसके लिए उन्हें उत्सर्जन लक्ष्य और सीमा निर्धारित करनी थी जिनकी प्रवृत्ति क्या हो, बाध्यकारी हो, ठीक है। इस प्रोटोकॉल यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत देशों को अपने लक्ष्य को पहले राष्ट्रीय उपायों द्वारा पूरा करना था। हालांकि क्योटो प्रोटोकॉल ने दोस्तों उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक अतिरिक्त उपाय सुझाया जिसे बाजार आधारित तंत्र कहते हैं। और ये तंत्र 3 प्रकार का होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त क्रियान्वयन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। और दोस्तों ये तीनों ही जो अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त क्रियान्वयन है, ये तीनों उपाय ये जो क्योटो प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं उनके लिए उत्सर्जन कटौती प्रयासों को लचीला बनाने के लिए किए गए थे, जिससे कि हरित निवेशों को प्रोत्साहन मिले एवं हस्ताक्षरकर्ता देश अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को एक प्रभावी लागत में पूरा कर सके। इन तीनों तंत्रों ने ही दोस्तों कार्बन क्रेडिट नाम की एक अवधारणा को जन्म दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद समझिए कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट कैसे आया वो आप समझ गए। अब कार्बन क्रेडिट क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो ये एक प्रमाण पत्र होता है जो यह दर्शाता है कि किसी संस्था या देश ने वातावरण में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समकक्ष ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोका है, ठीक है। ये ध्यान में रखें। इसे वैश्विक जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक आर्थिक उपकरण के तौर पर विकसित किया गया है कार्बन क्रेडिट को, ध्यान में रखेंगे। एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्बन क्रेडिट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और दोस्तों ये कार्बन क्रेडिट मिलता कैसे है? अगर मुझे कार्बन क्रेडिट चाहिए तो मिलता कैसे? तो कार्बन क्रेडिट के उपार्जन के तरीके पर बात कर लेते हैं। उससे पहले इस चित्र को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये है CO2 सीक्वेंस्ट्रेशंस, ठीक है। बेस्ट मैनेजमेंट प्लास्टिक टू जनरेट क्रेडिट, बाई क्रेडिट टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रीज जो है कार्बन ऑफसेट क्रेडिट भी ले सकती हैं। तो कार्बन क्रेडिट कैसे लेंगे हम, ये समझिए। कार्बन क्रेडिट वे संस्थाएं या देश प्राप्त करते हैं। क्या कार्बन क्रेडिट वे संस्थाएं या देश प्राप्त कर सकते हैं जो अक्षय ऊर्जा, वनीकरण, ऊर्जा दक्षता या अन्य पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को घटाते हैं। इन क्रेडिट्स को अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, ये समझिए, ठीक है, बेचा जाता है। और क्रेडिट जो कार्बन क्रेडिट है वो अगर प्राप्त हो जाए तो उसका क्या लाभ होता है दोस्तों, उसका क्या लाभ होता है? इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, हरित तकनीक को प्रोत्साहन मिलता है और विकासशील देशों को आर्थिक लाभ होता है, ठीक है। दोस्तों आप एक बात समझिए कि
कार्बन क्रेडिट से लाभ होगा तो इसकी हानि भी तो कुछ होती होगी। तो इसकी हानि क्या है? इसकी कीमत में अस्थिरता रहती है। ठीक है, समझिएगा। कार्बन क्रेडिट जो है खरीदने में हानि भी है। क्या है? कीमत में अस्थिरता रहती है, पारदर्शिता में कमी रहती है जिसे मजबूत किए जाने की जरूरत है। साथ ही ग्रीन वॉशिंग जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसलिए दोस्तों कार्बन क्रेडिट लेना कभी-कभी हानिप्रद भी हो जाता है कंपनियों के लिए। आसान भाषा में कार्बन क्रेडिट समझाऊं तो मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ, ऑनर हूँ। अब मेरी फैक्ट्री में कुछ सामान बनेगा तो उससे धुआं जनरेट होगा, वेस्ट जनरेट होगा। तो जो धुआं यानी कि कार्बन वगैरह गैसेस निकलेंगी, धुआं मतलब गैसेस निकलेंगी, वो पर्यावरण में जाएंगी, ठीक है, और प्रभावित करेंगी आसपास के पर्यावरण को। तो उनको प्रभावित करने के बदले हमें क्या करना पड़ता है? कार्बन क्रेडिट लेना होता है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट लेना होता है यानी कि हमें पैसा देना पड़ेगा। अगर हम कोई फैक्ट्री के ऑनर हैं और हम गैसेस रिलीज करते हैं फैक्ट्री में से, यानी कि वायुमंडल को हम गैसेस के थ्रू प्रभावित कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिससे हमारे आसपास का वन तंत्र प्रभावित हो रहा है, तो उसके बदले उसके हानि को प्रतिपूरित करने के लिए हमें कार्बन क्रेडिट मार्केट से लेना पड़ता है। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब आइए एक टर्म और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन ट्रेडिंग। इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कार्बन ट्रेडिंग ये कार्बन खरीद, जो कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री ही जो है कार्बन ट्रेडिंग कहलाती है। यही अर्थव्यवस्था के अंदर और अंतरराष्ट्रीय कारोबार के रूप में भी हो सकती है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने 1970 के दशक में सबसे पहले कार्बन ट्रेडिंग थ्योरी दी थी और इस थ्योरी का उद्देश्य कार्बन के उत्सर्जन को नियंत्रित करना और इसके लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करना था। क्योटो प्रोटोकॉल के बाद दोस्तों विश्व के सभी राष्ट्रों ने इस पर अमल करना शुरू किया। विश्व के कई शहरों में कार्बन ट्रेडिंग हेतु एक्सचेंज भी खोले गए। वृक्षारोपण के जरिए भी कार्बन ट्रेडिंग संभव है। अगर कोई कंपनी दोस्तों सीमा से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रही है तो उसकी क्षतिपूर्ति वह वनीकरण विकल्प को अपना कर सकती है, जैसे कि कैंपा जैसी परियोजनाएं आगे हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों कंपनी ग्रीन तकनीक उपलब्ध कराकर भी कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। वैसे कार्बन ट्रेडिंग दो प्रकार से होती है, एक एमिशन ट्रेडिंग होती है, दूसरी ऑफसेट ट्रेडिंग होती है। ठीक है, और इन दोनों प्रकारों को हम समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हमें जो कंटेंट स्क्रीन पर है उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये बाजार आधारित व्यवस्था है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कार्बन मार्केट जरूर होगा, इस चित्र के माध्यम से समझिएगा। एमिटर ए और एमिटर बी, आपको ये पूरी प्रक्रिया इसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। तो ये क्या है? बाजार आधारित व्यवस्था है जिसके अंतर्गत देशों या कंपनियों को अपने कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करने के बाद यदि वे उस सीमा से कम उत्सर्जन करते हैं तो वे अतिरिक्त उत्सर्जन क्रेडिट को अन्य कंपनियों को बेच सकते हैं। यदि इसने क्या किया, कम ग्रीन हाउस, रिड्यूस किया ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, तो ये कार्बन क्रेडिट इनको बेच देगा, यानी कि इनको ए को बी से कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर लेना होगा। और इसका उद्देश्य क्या होता है? जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करना और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। आई होप कार्बन ट्रेडिंग आपके समझ में आ गई होगी। तो समझिएगा कि कार्बन ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरुआत में आपको बताया। इस जो दो तरह होते हैं उसमें से उत्सर्जन व्यापार यानी कि एमिशन ट्रेडिंग और समायोजन व्यापार या ऑफसेट ट्रेडिंग होती है। उत्सर्जन व्यापार या एमिशन ट्रेडिंग के अंदर दोस्तों उन देशों की अतिरिक्त कार्बन क्षमता जो उन्होंने प्रदत्त उत्सर्जन सीमा से कम उत्सर्जन हासिल कर ली है, उनको उन देशों को बेचने की अनुमति होती है जो अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ होते हैं। तो ये उत्सर्जन
ट्रेडिंग हो गई, ठीक है। और समायोजन व्यापार भी इसी तरह कार्बन ऑफसेट जो है ये किसी अन्य स्थान पर जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए एक प्रकार का जो है वित्तीय प्रोत्साहन का कार्य करता है। तो आई होप कार्बन ट्रेडिंग भी आप समझ चुके होंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं कार्बन ट्रेडिंग के बाद कार्बन टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन कर, कार्बन कर क्या है? ये एक पर्यावरणीय कर है जो जीवाश्म ईंधनों यानी कि कोयला, तेल या गैस के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर क्या होता है, लगाया जाता है। इसका उद्देश्य यानी कि कार्बन टैक्स लगाने का उद्देश्य क्या होता है? प्रदूषण को घटाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। यह प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को महंगा बनाकर हरित विकल्पों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा कार्बन टैक्स, ठीक है, महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों कार्बन टैक्स भारत के अंदर कैसा है? भारत के अंदर कार्बन टैक्स की क्या सिचुएशंस है उसको समझिए, ठीक है। कार्बन टैक्स का भारत के अंदर क्या स्थिति है वो देखते हैं। तो दोस्तों भारत में कार्बन टैक्स एक पर्यावरणीय कर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो जीवाश्म ईंधनों के जलने से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। इसका उद्देश्य आप जान चुके हैं। भारत सरकार दोस्तों 2010 में कोयले पर एक कार्बन टैक्स की शुरुआत किया था, जो प्रारंभ में 50 रुपए प्रति टन थी और बाद में इसे 400 रुपए प्रति टन बढ़ाया गया। तो आपको 1 टन कार्बन उत्सर्जन के लिए 50 रुपए देना पड़ता था, अब जो है 400 रुपए प्रति टन आप कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, ठीक है। ये टैक्स दोस्तों कोयला उत्पादकों आयातकों पर लगाया जाता है, उत्पादकों और आयातकों दोनों पर लगता है, ये ध्यान रखिएगा। इस राजस्व का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में किया जाता है, यानी कि जो कार्बन टैक्स प्राप्त होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष के माध्यम से किया जाता है इस राजस्व का उपयोग। हालांकि दोस्तों भारत के अंदर एक विशिष्ट कार्बन टैक्स व्यापक रूप से लागू नहीं है, लेकिन कोयले पर लगाया गया उपकर एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कार्बन टैक्स माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। व्यापक रूप से कार्बन टैक्स कोई नहीं लगता भारत के अंदर, कार्बन टैक्स आपने सुना नहीं होगा, लेकिन एक टर्म है जो कोयले पर लगता है, कोयले पर एक अप्रत्यक्ष कर उपकर लगता है, ठीक है, सेस जिसको बोलते हैं, उपकर लगता है, और ये दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन टैक्स ही माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखें। यह नीति जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, इससे सतत विकास और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। कार्बन टैक्स की जो है भारत के अंदर क्या स्थिति है वो भी आपने समझ लिया। अब दोस्तों आप समझिए कि भारत ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी कार्य योजना जो प्रस्तुत की उसमें भारत ने क्या किया, ठीक है। भारत की अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना है जलवायु परिवर्तन पर, इसको हम जो है कि समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत के संदर्भ में विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु के समन के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं उन कदमों पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे, ठीक है। भारत ने राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 प्रोग्राम चलाए हैं, ठीक है, 8 राष्ट्रीय मिशन चलाए हैं। उन मिशंस के बारे में बहुत डिटेलिंग के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक। तो इस वीडियो में दोस्तों जलवायु परिवर्तन की अवधारणाओं को हमने समझा, महत्वपूर्ण की फीचर्स की टर्म्स हमने, शब्दावलियों को जाना, जैसे कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, कार्बन कर, इन सब चीजों को समझा, ग्रीन हाउस गैसेस समझा हमने, ग्रीन हाउस इफेक्ट समझा हमने, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी बातचीत जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, भारत माता की